हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक ऐसे सीरीज़ पे को कंटिन्यू कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन पूछना तय है। हर साल जेईई मेंस में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन उसके यूज से पूछा ही जाता है और वो टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो हमें पढ़ना है वो टू इक्वेशन जब दिया रहेगा, टू इक्वेशन का सिस्टम, थ्री इक्वेशन का सिस्टम, उसका यूज कैसे होता है वेक्टर में या फिर इधर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में, तो हम उसी का बात करेंगे। वेक्टर में भी कब कोप्लेनर होता है या डिपेंडेंट वेक्टर्स होता है, वो कैसे होता है, तो उसको भी हम इसके बाद हम समझ सकते हैं ठीक से। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर दो इक्वेशन का सिस्टम, फिर तीन इक्वेशन का सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ये वर्ड सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन। सिस्टम का क्या मतलब? कलेक्शन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ इक्वेशन। मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब कलेक्शन ऑफ इक्वेशन। अब बहुत सारे टाइप का सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम है, बहुत सारे टाइप का सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। किसी सिस्टम का सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस इक्वेशन सिस्टम में जितना भी इक्वेशन है हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई all the equation of the system, all the equation of the system। सिस्टम में जितना भी इक्वेशन है हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वेरिएबल का वो वैल्यू उस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब है सॉल्यूशन होता है दो तरह का। सॉल्यूशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक है ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल, और दूसरा है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जब हर एक वेरिएबल का वैल्यू जीरो के बराबर हो, जितना भी सिस्टम में जितना भी वेरिएबल्स है हर एक वेरिएबल्स का वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो वो सिस्टम कहलाए, वो सॉल्यूशन कहलाएगा ट्राइवियल सॉल्यूशन। इफ वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर जीरो, जितना भी वेरिएबल्स है हर एक वेरिएबल का वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो हम ये कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो ट्राइवियल सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन ट्राइवियल ना हो, कम से कम अगर एक नॉन जीरो हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, विच इज नॉट ट्राइवियल, विच इज नॉट ट्राइवियल। वैसा सॉल्यूशन जो ट्राइवियल ना हो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है सिस्टम का? सॉल्यूशन कितने तरह का होता है वो हमने बात किया। अब सॉल्यूशन के बेसिस पर
सॉल्यूशन के बेसिस पर सिस्टम को दो तरीके से बांटा गया है। तो सिस्टम, ये रहा सिस्टम, ये सॉल्यूशन के बेसिस पर सिस्टम को दो तरीके से बांटा गया है। कौन कौन सा? एक कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम, और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एक है कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब है कि कंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होता है? तो कंसिस्टेंट वो होता है, वैसा सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, हुज सॉल्यूशन एग्जिस्ट। वैसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वैसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, हुज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। वैसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, वैसे सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? अब दूसरे बेसिस पर सिस्टम फिर से दो तरह का होता है। सिस्टम दो तरह का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? जिस सिस्टम में हर एक इक्वेशन होमोजीनियस हो, कलेक्शन ऑफ ओनली होमोजीनियस इक्वेशन, कलेक्शन ऑफ ओनली होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन का कलेक्शन कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस किसको कहते हैं? विच इज नॉट होमोजीनियस। वैसा सिस्टम जो होमोजीनियस ना हो, वैसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। ठीक है? अब है कि होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं? ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहा जाता है? क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन? तो अगर इक्वेशन में जितना भी टर्म है, हर एक टर्म का डिग्री सेम हो। इक्वेशन में जितना भी टर्म है, हर एक टर्म का डिग्री क्या हो? सेम हो। एन इक्वेशन in which degree of all terms are same, degree of all terms are same, वैसा इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म्स का डिग्री सेम हो, वैसे इक्वेशन को डिग्री कहते हैं। अब है कि डिग्री किसको कहते हैं? सवाल ये कि डिग्री क्या होता है? तो डिग्री ऑफ ए टर्म का क्या मतलब? किसी टर्म का डिग्री क्या होता है? तो किसी टर्म में जितना भी वेरिएबल प्रेजेंट होता है, वेरिएबल के पावर का सम उस टर्म का डिग्री कहलाता है। सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट टर्म, प्रेजेंट इन दैट टर्म। ठीक है, तो हमने पढ़ा सिस्टम दो तरह का, होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिस इक्वेशन का हर एक इक्वेशन होमोजीनियस हो, और अगर ऐसा नहीं है तो वो सिस्टम कहलाता है नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं? वैसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में हर एक टर्म्स का डिग्री सेम हो, वैसे इक्वेशन को होमोजीनियस कहते हैं। अब डिग्री क्या होता है? तो डिग्री किसी टर्म का मतलब उस टर्म में जितना भी वेरिएबल प्रेजेंट हो, उस वेरिएबल के पावर का सम उस टर्म का क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। क्लियर है? उतारिए। अब हम लोग बात करेंगे कि दो इक्वेशन का सिस्टम और तीन इक्वेशन के सिस्टम के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन। सिस्टम ऑफ
टू इक्वेशन। दो इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है? तो दो इक्वेशन अपने पास है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0 है कि नहीं। दो इक्वेशन का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन, और ये अपने पास दो वेरिएबल है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना 0, ये दो इक्वेशन है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 क्या होता है? ये होता क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन, है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ क्या? लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, और जिसका स्लोप कितना होता है? माइनस ए बाय बी। इस लाइन का स्लोप कितना होता है? माइनस ए बाय बी, स्ट्रेट लाइन का। तो यहां भी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में कितना इक्वेशन है अपने पास? दो इक्वेशन है ना। हो सकता है कि अपने पास अगर एक ही इक्वेशन रहता, अगर एक इक्वेशन सिर्फ रहेगा तो क्या होगा, और दो इक्वेशन रहेगा तो क्या होगा। तो एक इक्वेशन अगर हम बात करें कि सिर्फ एक ही इक्वेशन है, सपोज कि अपने पास एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल चूंकि दो है, तो कितना सॉल्यूशन होगा? इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो कितना सॉल्यूशन होगा इसका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा इसका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इस लाइन पर जितना भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब हम बात कर ले कि जब दो इक्वेशन है तो क्या होगा, जब दो इक्वेशन होगा तो क्या होगा। अभी फिलहाल हमारे पास एक इक्वेशन था, अब अपन दो इक्वेशन को लेके चलते हैं तो क्या होता है। तो चलो देखते हैं दो इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना 0। ठीक है, सो दो इक्वेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। दो जब इक्वेशन होगा तो क्या होगा, तो ग्राफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्राफिकली सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? ग्राफिकली सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, यहां पर देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर, तो एक सॉल्यूशन है। यहां दोनों लाइन पैरेलल है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, और ये दोनों लाइन क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, तो कितना सॉल्यूशन हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि इस दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ऐसा एक्स वाई का वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पर एकमात्र ऐसा पॉइंट है, यानी इसका मतलब एक ऐसा एक्स वाई का कलेक्शन होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 0, है कि नहीं। तो तीन केस अपने पास हो गया। क्या 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 केस हुआ? पहले जब ये दोनों पैरेलल हो तो क्या होगा? a1 बाई b1, इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप, इसका स्लोप कितना? माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू इसका स्लोप कितना? माइनस a2 बाई b2, है कि नहीं, है ना। फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए। तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, इसको नीचे इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? a1 बाई a2 बराबर कितना? b1 बाई b2, है ना। ये पैरेलल के लिए हो, बट नॉट इक्वल टू कितना? c1 बाई c2। तो ये हो गया, जब पैरेलल हो गया नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, सो इस केस में कितना सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो जाए, तो इसका मतलब दोनों क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा। तो उस केस में कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है कि नहीं। और तीसरा केस, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, और जब पैरेलल नहीं है तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा। कितने केस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा? एक पॉइंट पर। तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये तो समझ गए। अब आगे हम लोग बात करें, ये हमने एक इक्वेशन, दो वेरिएबल पे हम बात कर रहे थे। दो वेरिएबल में एक इक्वेशन यहां पर दिया हुआ था, दो वेरिएबल में यहां पर कितना इक्वेशन दिया हुआ था? दो इक्वेशन। दो वेरिएबल में एक इक्वेशन, दो वेरिएबल में दो इक्वेशन। अब दो वेरिएबल में तीन इक्वेशन का बात करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0,
एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो यहां पर अपने पास कितना है 3 इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन कब होगा? सॉल्यूशन तब होगा जब एक्स वाई का सॉल्यूशन का मतलब ये तीनों तो लाइन को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो तीनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये तीनों लाइंस क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया। तो कॉन्करेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगा, कॉन्करेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगा बताओ, कॉन्करेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगा बोलो। तो एक्स बाय कितना, या ऐसा सीधा समझो कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनेगा कितना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू कितना 0। तो इस सिस्टम के पास ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। यानी फॉर कंसिस्टेंट सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करे तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब तीनों लाइंस क्या हो, कॉन्करेंट हो। कंसिस्टेंट यहां कहने का मतलब क्या, ज्योमेट्रिकली ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होगा। और कॉन्करेंट होने का क्या कंडीशन होता है, यही कंडीशन होता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना 0। वैसे हम लोग क्रैमर्स रूल से भी ये कहेंगे कि ये कैसे 0 के बराबर होता है। तो हमने दो वेरिएबल पे बात किया, एक इक्वेशन जब रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो वेरिएबल रहेगा तो 3 केस हमारा बना, और जब 3 इक्वेशन रहेगा तो कंसिस्टेंट, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट कहने का क्या मतलब कि जब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, और ये तभी होगा जब कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अब आगे 3 वेरिएबल पे बात करते हैं। ये 2 वेरिएबल का बात हुआ, अब 3 वेरिएबल पे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा। पहला ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर कितना 0। ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। वैसे जो 11th क्लास में बच्चे हैं उन्हें कोई खास जरूरत नहीं है। जो 12th क्लास के बच्चे हैं, किस क्लास के, 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको जरूरत है। जो 12 पास आउट है वो तो पढ़े होंगे। जो 12th में फिलहाल अभी वेक्टर 3D नहीं पढ़े हैं 3D, तो उनको मैं बता दूं कि ये एक प्लेन का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन है, प्लेन का, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन होता है ये। और प्लेन का तो इक्वेशन है ही, जैसे ये प्लेन है, उस प्लेन पर ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर हो गया, नॉर्मल वेक्टर है। उस नॉर्मल वेक्टर का ये ए बी सी, ये ए आई प्लस इस, ये वैसे प्लेन का इक्वेशन है जहां जिस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर लिया जा सकता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वेयर ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप B is a vector perpendicular to plane, perpendicular to क्या प्लेन, जहां पर ए बी सी क्या है, उस प्लेन पर जो एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अपने पास 2 प्लेन 3 प्लेन लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर कितना 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहां भी अगर 2 ही प्लेन लेते हैं, 2 प्लेन अगर लेते हैं, या पहले 3 प्लेन लिख लो, a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 बराबर कितना 0। ठीक है, यहां पर अगर कोई भी 2 प्लेन अगर पैरेलल है, 2 प्लेन क्या है, पैरेलल है, 2 प्लेन पैरेलल है, मतलब इवन इफ a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 नॉट इक्वल टू d1 बाय d2, सिर्फ पैरेलल है। कॉन्साइड जब करेगा तो क्या होगा, जब दो कोई भी 2, या तो पहला दूसरा, या तो पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, इसमें से कोई अगर 2 पैरेलल होगा और तीसरा ना हो तो हमारे पास कितना इक्वेशन हो जाएगा, 2। तो 2 के केस में वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2, तो कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और
जब कोइंसाइड कर जाएगा, क्या कर जाएगा, जब कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड करने का क्या मतलब, A1/A2 बराबर, ये यहां पर अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और जब कोइंसाइड कर जाएगा A1/A2 बराबर कितना, B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर D1 कितना, D2। कोइंसाइड जब कर जाएगा ऐसा सिचुएशन, तो उस केस में कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि उस केस में दो इक्वेशन कोइंसाइड कर जाएगा तो तीन इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा कितना में, दो इक्वेशन में। अब अपने पास तीन वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो कितना सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। कितना सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट। तो ये हम तब बात कर रहे हैं जब पैरेलल है, कोई दो लाइन पैरेलल है और ये क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। फॉर कोइंसाइड, कोइंसाइड अगर कर गया, और ये फिर क्या हो गया, फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल एनी टू प्लेन्स, एनी टू प्लेन्स, दो प्लेन, कोई भी दो प्लेन्स अगर पैरेलल है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, और कोई भी दो प्लेन जब परपेंडिकुलर है, सॉरी कोइंसाइड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात क्या किए, जब तीन लाइंस दिया हुआ, तीन प्लेन दिया हुआ है, तो तीन प्लेन का सिस्टम जिसमें अगर कोई दो प्लेन पैरेलल है तो उस केस में सिर्फ पैरेलल है, पैरेलल है तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम है, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब दो प्लेन पैरेलल है, और जब ऐसा पैरेलल है तो दोनों प्लेन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर प्लेन पैरेलल तो है ही, साथ में कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, मतलब दोनों क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। अगर कोई भी दो कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब तीन इक्वेशन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, दो इक्वेशन में। और अगर दो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है और तीन वेरिएबल है, तो अपने पास कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग जब पैरेलल नहीं होगा तब क्या होगा, और उस समय हम लोग बात करते हैं क्रैमर्स रूल का। ठीक है, सो फॉर नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल तो क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू D1। फिर A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2। A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू कितना, D3। अब यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या है, कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बना जिसका नाम हुआ डेल्टा। क्या हुआ, डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। डेल्टा वन में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को हम लोग बदल देंगे, तो डेल्टा वन में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, D1 D2 D3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। इसी तरह से डेल्टा टू क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे, तो A1 A2 A3, D1 D2 D3 और फिर C1 C2 C3। फिर डेल्टा थ्री का वैल्यू कितना होगा, थर्ड कॉलम को चेंज, A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड D1 D2 D3। ये अपना हो गया तीन डिटर्मिनेंट। अब इसमें पहला केस, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, देन सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम के पास सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा एंड z इक्वल टू कितना, डेल्टा 3 बाय डेल्टा। और अगर इफ डेल्टा बराबर 0 एंड डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर भी 0 है, सबका सब 0 है, सबका सब क्या है, 0 है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी सबका सब अगर 0 है, तो उस केस में क्या होगा। और तीसरा केस, इफ डेल्टा बराबर 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, इज क्या, नॉन जीरो। ये तीन सिचुएशन, अगर तीनों का तीनों 0 है, डेल्टा के साथ साथ तीनों का तीनों अगर 0 है,
तो तीनों का 0 0, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, x 0/0, y 0/0, z भी क्या 0/0। और ये क्या होता है, कौन सा फॉर्म होता है, लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होता है, जिसके पास फिक्स्ड वैल्यू होता है। वो होता है कि नहीं, कोई फिक्स्ड होता है, कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा, लेकिन कितना फिक्स्ड, अलग अलग सिचुएशन में तो अलग अलग वैल्यू होगा, हर सिचुएशन में तो एक ही वैल्यू नहीं होता है। मतलब कोई फिक्स करने का मतलब हमारा था कांस्टेंट वैल्यू होता है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पर, तो बहुत सारा लिमिट का वैल्यू आ सकता है। तो उस केस में इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में सॉल्यूशन कितना हो गया, इनफाइनाइट। और अगर डेल्टा 0 है, उसके साथ एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। डेल्टा 0 है, लेकिन कम से कम अगर एक नॉन जीरो है, तो डेल्टा अगर एक मान लो कोई एक नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉन 0/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अगर दोनों सब 0 होता तो 0/0 लिमिटिंग फॉर्म आता, तो उस केस में कुछ ना कुछ वैल्यू आता। लेकिन अगर डेल्टा 0 के साथ साथ इस तीन में से कम अगर एक नॉन जीरो है, तो नॉन 0/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मीनिंगलेस। तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो हमने बात किया दो वेरिएबल में, कितना में, दो वेरिएबल में जो हमारे पास इक्वेशन है उसका हमने बात किया, ठीक है। अब आगे अगर हम सिस्टम का बात करें तो एक होमोजीनियस सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। एक सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0। और तीसरा क्या है, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितना, 0। ये कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस। तो 0 0 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा, 0 0 0 इसको हर हाल में सेटिस्फाई करेगा। हर एक सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा ही, है ना। तो हर एक, चूंकि हर एक होमोजीनियस सिस्टम के पास एक ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है, 0 0 0 चूंकि हर हाल में इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि डेल्टा 1 0 हो जाएगा, क्योंकि d1 यहां 0 है, d2 d3 तीनों 0 है। तो जब d1 d2 d3 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0 0 आ जाएगा एक्स और वाई जेड का वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। सो एक तो सॉल्यूशन होगा ही। एवरी होमोजीनियस सिस्टम, एवरी होमोजीनियस सिस्टम हैज कैसा सॉल्यूशन, ए ट्राइवियल सॉल्यूशन, ए ट्राइवियल सॉल्यूशन। इसके अलावे इट मे और मे नॉट हैव नॉन ट्राइवियल, इट मे और मे नॉट हैव, मे और may not have non-trivial solution। इसके अलावा इसके पास नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फॉर नॉन ट्राइवियल कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा, तो क्या हो जाएगा उस केस में, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसका वैल्यू कितना के बराबर, 0 के बराबर। अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, तो इस केस में सिस्टम के पास ट्राइवियल सॉल्यूशन के अलावा कैसा सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी होगा। ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब जब हर एक वेरिएबल का वैल्यू क्या हो, 0, और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब जब सॉल्यूशन ट्राइवियल ना हो, ठीक है। अब हम लोग इसका बात करेंगे कि कैसे इसका यूज, जो सिस्टम में हम वेक्टर में जब पढ़ते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स या डिपेंडेंट वेक्टर्स, उसमें जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे कोई वेक्टर कोप्लेनर होता है 3 वेक्टर, और कैसे नॉन कोप्लेनर होता है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कैसे यूज होता है। जनरली लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कोप्लेनर है तो ये है, इतना डिटर्मिनेंट 0 होगा, कैसे होता है उसको देखते हैं, ठीक है। सो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में जब होता है तो उसको कोप्लेनर कहते हैं, है कि नहीं। वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन,
ये तो हो गया कोप्लेनर किसको कहते हैं। दूसरा है कि कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होता है। कोई 3 वेक्टर कोप्लेनर तब होता है जब उसमें से कोई एक वेक्टर को बाकी के 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। एनी 3 वेक्टर्स will be coplanar, vector A, vector B and vector C will be coplanar if any one of them can be expressed as the linear combination of other two मतलब कोई 3 वेक्टर कोप्लेनर तब होता है जब उसमें से किसी एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। अब देखो, मान लो लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर सी इज इक्वल टू है c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप। ये 3 वेक्टर है। अब ये 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होगा? फॉर कोप्लेनर होने के लिए क्या हमने पढ़ा? कोई भी एक वेक्टर बाकी 2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वेक्टर बी प्लस वाई इंटू वेक्टर सी, और वेक्टर बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर सी, और वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स इंटू वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी, वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स और वाई के रियल वैल्यू के लिए अगर किसी एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके तो ही हम कहेंगे कि वो तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। तो अभी देखते हैं, मतलब यहां पर एक्स और वाई क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, ऐसा रियल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है फॉर कोप्लेनर क्या होगा। पहला का यूज करते हैं। सो a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वेक्टर बी, b1i प्लस b2j प्लस b3k प्लस y इंटू वेक्टर सी, c1i प्लस c2j प्लस c3k। अब इक्वेट कर दो वेक्टर के कोफिशिएंट को दोनों साइड, तो क्या होगा? इधर में a1 है, इधर में क्या है? b1x प्लस c1y। सो b1x प्लस c1y इज इक्वल टू a1, b2x प्लस c2y इज इक्वल टू a2 एंड b3x प्लस c3y इज इक्वल टू कितना? a3। और जहां पर x और y क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई रियल एग्जिस्ट करे जिसके लिए ये सिस्टम एग्जिस्ट कंसिस्टेंट हो। मतलब ये सिस्टम एग्जिस्ट भी करना चाहिए और एक्स वाई रियल होना चाहिए। इसका क्या मतलब? कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ये सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो फॉर कोप्लेनर होने के लिए सिस्टम मस्ट बी कंसिस्टेंट, सिस्टम मस्ट बी कैसा? कंसिस्टेंट। और हमने पढ़ा है कंसिस्टेंट होने के लिए क्या सॉल्यूशन कंडीशन होता है? कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट b1 c1 a1, b2 c2 a2, b3 c3 a3 बराबर कितना? 0। और अगर हम इसको कॉलम आपस में इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू 0। या फिर हम रो में अगर लिखें तो कोई चेंज नहीं होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू कितना? 0। यानी ये 3 वेक्टर कोप्लेनर तब होगा जब उसके कोफिशिएंट से कंपोनेंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो 3 वेक्टर कैसा होगा? कोप्लेनर होगा। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि डिपेंडेंट कब होगा और इंडिपेंडेंट कब होगा, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं डिपेंडेंट क्या होता है। तो चलो आगे देखते हैं डिपेंडेंट क्या होता है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। इंडिपेंडेंट वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोप्लेनर हमारे सिलेबस में है और इस पर हमेशा प्लेन से रिलेटेड जब बात होता है तो इसका यूज होता है। वेक्टर में, 3D में, वेक्टर में बहुत जगह इसका यूज होता है। डिपेंडेंट
जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, इसलिए वहां पर कम चांस है पूछेगा। जेईई मेंस में पूछेगा भी तो एडवांस में पूछेगा। तीन वेक्टर डिपेंडेंट कब होता है? अगर मान लिया जाए इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर वेक्टर्स देन XA plus YB plus ZC, this is called linear combination of वेक्टर कौन कौन सा? ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 0 इंप्लाइज, यानी ये 0 तभी होगा अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 हो। अगर सबका सब 0 हो जाए, ये 0 तभी, ये इसके 0 होने से अगर ये सब 0 हो, या फिर ये 0 तभी होगा जब तीनों का तीनों स्केलर क्या हो? 0 हो। देन इसका मतलब कोई दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो देन वेक्टर्स विल बी इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स विल बी क्या? विल बी इंडिपेंडेंट otherwise called dependent। अदरवाइज हम उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट कहते हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई तीन वेक्टर डिपेंडेंट कब होगा और तीन वेक्टर इंडिपेंडेंट कब होगा। इंडिपेंडेंट कब होगा और डिपेंडेंट कब होगा उसको हम लोग देखते हैं। वही तीन वेक्टर लेते हैं और फिर देखेंगे कि डिपेंडेंट का क्या कंडीशन होगा और इंडिपेंडेंट का क्या कंडीशन होगा। वेक्टर A इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, वेक्टर B इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस कितना? B3K, एंड वेक्टर C इज इक्वल टू C1I प्लस C2J प्लस कितना? C3K। फॉर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, फॉर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा? कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट A1, या फिर हम ये कह दें XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू कितना? 0 हो, जहां पर X Y Z क्या हो? रियल नंबर हो। XA प्लस YB प्लस ZC बराबर कितना हो? 0 हो, तो पुट कर देते हैं। X इंटू कितना? A1I प्लस A2J प्लस A3K प्लस Y इंटू कितना? B1I प्लस B2J प्लस B3K प्लस Z इंटू कितना? C1I प्लस C2J प्लस C3K इक्वल टू कितना? 0। अब कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, लेफ्ट साइड में भी वेक्टर है, राइट साइड में भी वेक्टर है, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप, तो क्या हो जाएगा? A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर 0, एंड A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर कितना? 0। अब अगर यहां से सबका सब वेरिएबल अगर 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट, है कि नहीं? अगर ये कंडीशन अगर आएगा, सबका सब वेरिएबल 0 हो जाए, मतलब इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा हो? ट्राइवियल। अगर इसका ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा तो वेक्टर क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो ये सिचुएशन होगा और ऐसे में वेक्टर क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर इसका नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हो जाए तो इस केस में वेक्टर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। सो फॉर डिपेंडेंट सिस्टम will have कैसा सॉल्यूशन? will have non-trivial solution। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है? कंडीशन बताओ। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का वैल्यू कितना के बराबर? 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक क्वेश्चन तो पूछेगा, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट होगा, 1 होगा, मेनी होगा, तो उसको हम लोग ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हैं, लाइन से या फिर प्लेन से। ठीक है, हमेशा क्रैमर्स रूल से सवाल बने ऐसा जरूरी नहीं है। या उसके अलावा एक सवाल पूछता है, वेक्टर्स में भी बहुत सारा चांस रहता है, वेक्टर्स में कैसे वो वेक्टर कोप्लेनर होता है या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में। ठीक है, उतारो। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम पे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच, के का कितना वैसा वैल्यू होगा जिसके लिए जो सिस्टम है, दो वेरिएबल में दो इक्वेशन का ये सिस्टम दिया हुआ है और इसके पास नो सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन ना हो, ऑप्शंस दिया हुआ है।
तो भाई ये दो इक्वेशन और दो वेरिएबल में सिस्टम है, तो तुम बताओ कि ये कब पॉसिबल होगा? ये जब दोनों, ये लाइन का इक्वेशन है और इसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, तो ये तभी होगा जब दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो क्या होगा पैरेलल के लिए कंडीशन? k प्लस वन a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या होता है? b1 बाई b2 होता है कि नहीं? सो यहां से 8k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस कितना 3, सो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा? 1 और 3। k का वैल्यू 1 और 3 आया। दो वैल्यू तो दिख रहा है k का, लेकिन अब चेक इतना पे ही मैक्सिमम बच्चा छोड़ देता है कि k का दो वैल्यू आ गया, लेकिन k का वो वैल्यू सेटिस्फाई भी करेगा कि नहीं ये चेक करना जरूरी है। k के इस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन कैसा दे रहा है वो भी चेक करना जरूरी है। तो पहले चेक कर लेते हैं। इफ k इज इक्वल टू 1, जब k का वैल्यू 1 होगा तो बताओ क्या हो जाएगा? 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 4, और जब k का वैल्यू 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना? 2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो तो यही इक्वेशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन आएगा। इसका मतलब k का वैल्यू 1 के लिए दोनों इक्वेशन क्या हो गया? आइडेंटिकल इक्वेशन हो गया। तो फिर उस केस में कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब k का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं? ये दोनों कोइंसाइड कर गया तो k का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब k बराबर कितना होगा? 3। 3 के लिए भी तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। जब k बराबर 3 होगा तो क्या होगा? इफ k इज इक्वल टू 3 तो क्या होगा इक्वेशन? 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये तुम चेक कर सकते हो कि क्या दे रहा है? 4/3 है, 8/6 है, तो 4/3 इज इक्वल टू 8/6 इज इक्वल टू 12/8। 4 8 12 3 6, यार 9 रहता तब शायद नहीं होता, है कि नहीं? तो 9 रहता तो नहीं होता। सो k के वैल्यू 1 के लिए चूंकि ये कोइंसिडेंट नहीं है, इसका मतलब k का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। और जब k का वैल्यू 3 होगा तो कितना सॉल्यूशन आया? यहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन आया सिर्फ एक, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैक्सिमम बच्चे यहीं तक बना के छोड़ देते हैं कि k का वैल्यू 2 आ गया और 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, खट से मार दिया कि 2 होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो अब दूसरा प्रॉब्लम लोग देख रहे हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसके पास इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या सॉल्यूशन है? मेनी सॉल्यूशन। तो लैम्डा प्लस म्यू कितना के बराबर होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6 एंड x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू कितना? म्यू। तो इसके पास मेनी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब लैम्डा प्लस म्यू का क्या वैल्यू होगा, और उसका वैल्यू दिया हुआ है। सो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है, और ना ही ये दोनों पैरेलल, और ना ही ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके पास, पैरेलल नहीं है। ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये ना ही ये पैरेलल, ना ही ये पैरेलल, ना ही कोइंसाइड कर रहा है। इसका नॉन पैरेलल का केस है, ठीक है? और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या हम लोग करेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है बताओ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0। जब डेल्टा 0 करेंगे तो ये लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। डेल्टा 0 करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा बराबर 0, तो यहां से लैम्डा निकल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन दूसरा बार डेल्टा 1 0 करेंगे तो लैम्डा जब निकल गया तो जब डेल्टा 1 लिखेंगे तो म्यू निकल जाएगा। तो ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि ये दोनों इक्वेशन में x और y तो x अलग अलग है, लेकिन अगर हम पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 10, और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना? 6। और यहां पे घटा देते हैं तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 4। x का वैल्यू 4 आ चुका है कि नहीं? x का वैल्यू अपना 4 आ चुका, और जब x का वैल्यू 4 आ चुका तो ऊपर में देख लो, x का वैल्यू 4 आ गया तो y फर्स्ट इक्वेशन से y प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 1, और यहां से 3y प्लस लैम्डा जेड बराबर कितना हो गया? म्यू माइनस x का वैल्यू कितना? 4। अब क्या कह रहा है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन जो होगा वो कैसा होगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। सो 1/3 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू तो हम लोगों को पता है,
नहीं, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू कितना, 1 बाय म्यू माइनस 4। इसको और इसको बराबर करो और एक बार इसको बराबर करो, तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा इस दोनों से, और जब इसको बराबर करेंगे तो लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू कितना 3। सो लेमडा बराबर कितना 3 प्लस म्यू, तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस कितना 3 प्लस 3, लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना 3। सो ये हो गया 3 प्लस म्यू माइनस 4 था ना, म्यू माइनस कितना 4। सो 1 बाय 3 बराबर 1 बाय म्यू माइनस 4, 1 बाय, तो म्यू माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। सो लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 7। तो लेमडा प्लस म्यू कहाँ चला गया भाई, प्रॉब्लम में हम लोग कहीं पे मिस कर दिए, म्यू दिया हुआ था, हाँ ये तो म्यू है। फर्स्ट इक्वेशन से लेमडा आया, सेकंड इक्वेशन में क्या आया, म्यू न है। सो म्यू माइनस 4, यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना हो गया 7, तो लेमडा प्लस म्यू बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, तो यहां पर क्या किए, एक तो था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, तो इसका हम क्रैमर्स रूल में फिर जाएंगे और उसके लिए क्या करेंगे, डेल्टा 0 करेंगे तो लेमडा निकल जाएगा, फिर डेल्टा 1 0 करेंगे तो म्यू निकल जाएगा, 2 बार डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे लेमडा म्यू निकल जाएगा। उसके अलावा हमने देखा कि जिसको इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x यहां से डायरेक्ट निकल गया, और जब x निकल गया तो दोनों इक्वेशन किसी 2 इक्वेशन में पुट कर दिए, 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ गया, 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ गया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अब है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन भी है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम, तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर दिए, तो लेमडा और म्यू निकल गया, और यहां से लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है। अब हम लोग, ये प्रॉब्लम आया था आईटी में, इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम आया था कि एबीसी रियल नंबर्स है, देन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड वेरिएबल में ये इक्वेशन है, और एक्स वेरिएबल एक्स वाई जेड वेरिएबल में ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन करके रिप्रेजेंट किया है, इसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा ये पूछ रहा है, इसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा ये पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग इक्वेशन में, अगर हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को एक्स वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को कैपिटल वाई और इसको हम कैपिटल जेड मान लें, लेट एक्सेस तो लीनियर में हो जाएगा, तो हम लोगों को आसान रहेगा करना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लगाना, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जेड। तो अब इक्वेशन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, दूसरा एक्स माइनस वाई, वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तीसरा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 1, और इसके पास पूछ रहा है कि कितना सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले कितना सॉल्यूशन के लिए डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा, इसके लिए हम लोग डेल्टा अगर निकालते हैं तो डेल्टा के बारे में अगर हम लोग बात करें कि डेल्टा कितना सॉल्यूशन होगा, तो ये हम लोग देखते हैं। सो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग से पूछा जा रहा है, तो डेल्टा बराबर कितना होगा बताओ, 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 और 1, इसको रिजॉल्व अगर करें तो क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 और फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना -2, और ये कितना हो जाएगा -2, दैट इज कितना हो गया -4, ये डेल्टा का वैल्यू आ गया, है कि नहीं। अभी डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आएगा वो देखते हैं। तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आएगा, सो डेल्टा 1 के जगह में के केस में पहला कॉलम क्या हो जाएगा 1 1 1, दूसरा कितना 1 माइनस 1 1, तीसरा -1 1 और 1, तो ये डेल्टा 1 निकालते हैं, तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू -1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया -2, दैट इज इक्वल टू कितना -4, है ना। फिर इसी तरह से डेल्टा 2 निकालेंगे, तो डेल्टा 2 का वैल्यू कितना होगा, तो फर्स्ट कॉलम तो वही रहेगा 1 1 माइनस 1, फिर डेल्टा 2 में सेकेंड कॉलम क्या होगा 1 1 1, थर्ड कॉलम क्या होगा -1 1 और 1,
ठीक है। इस तरह से डेल्टा 2 निकाल लेंगे और फिर निकाल लेंगे हम लोग कितना, डेल्टा 3 का वैल्यू। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल x बराबर कितना होगा, डेल्टा 1 बाय कितना, डेल्टा। सो डेल्टा 1 कितना के बराबर है, -4 के बराबर है कि नहीं, -4 बाई -4 इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर। सो एक्स बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस ए। सिमिलरली यहां से डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने के बाद y भी निकलेगा, तो डेल्टा 2 का भी वैल्यू वही आएगा, डेल्टा 3 का भी वैल्यू निकाल के देख लो वही आएगा। सो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस b एंड z का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस c। तो सॉल्यूशन मतलब x y z का वैल्यू तो बहुत सारा है, इनफाइनाइट है, क्योंकि ABC तो रियल नंबर है, इनफाइनाइट बहुत सारा सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि वो रियल नंबर है तो आंसर इज फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फाइनाइटली कैसा सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइनाइट होगा, क्योंकि एबीसी क्या है, रियल नंबर्स है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनाइट, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा कितना, बहुत सारा। सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत सारा होगा परंतु फाइनाइट होगा। क्लियर है। अब पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ा, दो इक्वेशन का 2 वेरिएबल में, 3 इक्वेशन का हमने पढ़ा, उसका किस तरह से यूज वेक्टर में यूज होता है, कोप्लेनर और डिपेंडेंट वेक्टर्स में, उसके बारे में हमने पढ़ा। साथ साथ हमने क्वेश्चन भी बनाया। अब आप लोग थ्योरी को बढ़िया से पढ़िए और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ हो, या तो मेंस में या एडवांस में, उसको आप बनाइए, आप श्योरली बना सकते हैं। और इससे एक क्वेश्चन तो हर हाल में आएगा और हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी आए। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू।